हाँ ध्यान दे, इधर नेपाल जो है, इधर आपका उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, ठीक है। और यहाँ अगर पर्वत देखें, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय और फिर तराई क्षेत्र है। तराई क्षेत्र को मधेसी क्षेत्र बोला जाता है क्योंकि यहाँ के लोग क्या है, मधेसी हैं, ठीक है, मधेसी हैं। अगर देखा जाए मधेसी सक्षम है और इनका सबका ट्रेड ज़्यादातर लोग भारत से लगे हुए हैं, भाई क्षेत्रीय भारत का है। जैसे कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है, तुम जो है हरदोई से लखनऊ जब जाते हो या लखनऊ से हरदोई आते हो, रोड से आते हो तो वहाँ पर लिखा होता है अब हरदोई की सीमा प्रारंभ हो गई, लखनऊ की सीमा समाप्त हो गई। जब तुम गाँव से जाते हो तो तुम्हें पता ही नहीं चलता है कब हम लखनऊ से हरदोई में पहुँच गए, हरदोई से लखनऊ को आ गए, पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर भी है, बिहार है, उत्तर प्रदेश में है, कहीं पता ही नहीं चलता है कब तुम नेपाल के गाँव में पहुँच गए और कब तुम अपने जो है उत्तर प्रदेश बिहार में खड़े। हरदोई का क्षेत्र 84 किलोमीटर तक है, अगर मालगांव से जाएं तो उधर अतरौली होते हुए, हाँ तो पता, हरदोई की सीमा लगती है। तो पता है, पता ही नहीं चलता है कब, इधर इधर ध्यान दो, पता ही नहीं चलता तुम कहाँ किधर से पहुँच गए, कहाँ पर पहुँच गए, समझ में ही नहीं आता है। और जैसे जैसे कोई स्पेशल, जैसे नहीं पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लाइन है, ठीक है, या अदर देशों के साथ जो हम देखते हैं, ऐसी हमें नेपाल के साथ नहीं नजर आती है। अच्छा, सांस्कृतिक जुड़ाव है, लोग क्या करते हैं, कहते हैं रोटी बेटी का संबंध है। बड़ा प्रधानमंत्री जी को देखा है, बोलते हैं नेपाल के साथ तो रोटी और बेटी का रिलेशन है। नेपाल के लोग पता है आश्रित हैं कहाँ, भारत की तरफ, देखते नहीं, हर जगह तुम्हें मिल जाएंगे कोई ना कोई कार्य करते हुए, मिलते कि नहीं मिलते। अभी आपके ही शहर में मोमोज लगाने वाले बहुत से, ठीक है, नेपाली ही मिल जाएंगे। और आप, हम प्लेस नहीं बताएंगे, आप अक्सर वही जानना पसंद करते होंगे कि भाई मोमोज खाने तो उसी के पास जाएंगे, ठीक है, हाँ बहुत जगह मिलेंगे आपको। और ये भी नहीं, भारत में उत्तर प्रदेश विशेषकर बताएं, ज़्यादातर जितने भी रेस्टोरेंट होटल हैं उसमें जो काम करने वाले हैं, फास्ट फूड बनाने वाले हैं, वो सब क्या है, नेपाली तो है, ठीक है। ज़्यादातर लोग आपको क्या मिलेंगे, नेपाली ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब जो है इनका एक तरीके से झुकाव। बहुत सी नेपाल की लड़कियों का विवाह कहाँ जो है अपने यूपी में, बिहार में होता है, ठीक है। वो रिलेशन चला रहा माँ सीता के समय से, ठीक है। माँ सीता कहाँ की, जनकपुर, ठीक है, मिथिला, पिताजी अयोध्या, ठीक है। तो ये कहने का मतलब जो नेपाल है, अगर आप नेपाल के विषय में देखें, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, और यही पर से एक, अगर मैप में भी दिखाते हैं, एक कॉरिडोर जाता है, ठीक है, जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों को जोड़ता है। इस कॉरिडोर का नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की चौड़ाई कितनी है, ठीक है, लगभग 18 किलोमीटर, ठीक है, 18 किलोमीटर सिलीगुड़ी कॉरिडोर निकलता है, ठीक है। अगर कॉरिडोर क्या होता है, एक रास्ता निकलता है, ये देखिए मैप में, आप देखिए अपने मैप में, ये गुजरता है, ये कॉरिडोर गुजरता है यहाँ पर से, ठीक है। जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, मैप में देखना, ठीक है, ये 18 किलोमीटर कॉरिडोर जो है ये गुजरता है, एक रास्ता गुजरता है जिससे कनेक्ट है हमारे पूर्वोत्तर के राज्य, ठीक है। अब यहाँ पर समस्या क्या है, ये देखिए, ये तो नेपाल, ठीक है, ये नेपाल। अब ये नेपाल ऊपर क्या है, इस साइड में, उत्तर साइड में क्या, चाइना है, ठीक है, चाइना, नेपाल, इंडिया, ये कॉरिडोर। अच्छा, ये कॉरिडोर अगर बाई चांस देखे ना, हमें पॉजिटिव निगेटिव सब कुछ सोचना पड़ता है, ठीक है। निगेटिव पॉजिटिव क्यों सोचते हैं हम लोग, अगर आपसे भारत सरकार कहे, आप मान लो, ठीक है, उस पद पर है और भारत सरकार कहती है इसके लिए कोई पॉलिसी बताइए, आप क्या करना चाहिए, कैसे इसकी सुरक्षा की जानी चाहिए, ठीक है, नेपाल के साथ कैसे संबंध होने चाहिए,
ठीक है। नेपाल आपको मजबूत स्थिति में चाहिए या कमजोर स्थिति में चाहिए, ठीक है, तो आप अपना कुछ न कुछ पक्ष भारत सरकार को तो बताएंगे, ठीक है। तो अगर भारत सरकार आपसे पूछती है नेपाल आपको कमजोर चाहिए या मजबूत चाहिए, तो आपका क्या आंसर होगा बताए? कमजोर तो है ही, उसे और कमजोर क्या करें? मतलब अगर आप उसके साथ आप उसे मजबूत बनाना पसंद करेंगे, कमजोर बनाना पसंद मजबूत बनाइए, उसके आगे के पड़ोसी से नहीं त्रस्त रहती है। हाँ बिल्कुल सही है, इसे हम मजबूत बनाना ज्यादा पसंद करेंगे, ठीक है, मजबूत बनाना ज्यादा पसंद करेंगे। देखिए ना, अगर ये प्रेशर में आ जाए, फिलहाल इनके साथ ऐसा नहीं होने वाला है, अगर ये प्रेशर में आ जाए और ये वाला भाग, ठीक है, देखिए आपको पॉजिटिव निगेटिव सब सोचना पड़ेगा। ये वाला भाग किसी न किसी तरीके से अगर चाइना को मिल जाए तो चाइना सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक आ गया, ठीक है, या जिसे हम लोग नहीं चिकन नेक बोलते हैं, ठीक है, या ये डोकलाम वाला जो क्षेत्र था भूटान से ले ले, तो हम लोग क्या करेंगे फिर? हमें ये डोकलाम जो विवाद हुआ, ये डोकलाम विवाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से चाइना को तो इसीलिए भगाया क्योंकि हम वो चिकन नेक के पास आने नहीं देना चाहते, चाइना की पहुंच वहां तक नहीं आने देना चाहते हैं। अगर चाइना की पहुंच हो जाए तो चाइना पता क्या करेगा, बिल्कुल प्रयास करेगा इससे हमारा बिल्कुल संपर्क ही टूट जाए, इससे हमारा संपर्क ही टूट जाए, ठीक है। इसलिए हम इस पॉइंट पर सबसे अधिक ध्यान देते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट पर सबसे अधिक ध्यान देना भी चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं हमारे पड़ोसी कैसे होने चाहिए, हमारे पड़ोसी मजबूत पड़ोसी होने चाहिए, और जब हमारे पड़ोसी मजबूत रहेंगे तो हमें कोई बाहर की समस्या नहीं होगी। अगर इसी पड़ोसी के संदर्भ में बताएं, अगर ये पड़ोसी हमारा मजबूत होता, तिब्बत अगर हमारा पड़ोसी मजबूत होता तो चाइना हमारे पास ना होता कभी चाइना नहीं होता, क्योंकि उसने तिब्बत पर अधिकार कर लिया, और फिर जैसे अधिकार कर लिया तो उसकी सीमा अब किससे मिलने लगी, भारत से। अगर पड़ोसी मजबूत होता तो चाइना की जो विस्तारवादी योजना है भारत के पास कभी भी आती नहीं, ठीक है। अगर पड़ोसी कमजोर है तो पड़ोसी को उसने क्या किया, समाप्त किया, अधिकार कर लिया, और आज आकर के लद्दाख का कुछ एरिया जो है उसने अपने कब्जे में किया, ठीक है, 1962 के समय से, 1962 के युद्ध के समय से, ठीक है। तो पहले जरूरी है क्या पड़ोसी कैसा होना चाहिए, तो पड़ोसी मजबूत होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, नेपाल भारत पर अगर देखें निर्भरता क्या है, नेपाल क्यों इंडिया पर निर्भर है, ठीक है, नेपाल जो है ना इंडिया पर ही क्यों निर्भर है, चाइना पर निर्भर क्यों नहीं हो जाता है? जो प्राकृतिक सीमा है सर भारत के अंदर पड़ती है, इधर ना नेपाल की जो है तो इधर उसे आसानी होती है भारत में आने में ज्यादा, और दूसरा खाने पीने की वस्तुएं भी मुहैया कराता है भारत, उतना वो नहीं इस समय कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, जितना भारत सरकार फंडिंग दे सकती है उससे ज्यादा चाइना फंडिंग दे सकता है। अगर आर्थिक मामले में देखें तो भारत से सुपर है, सुपर तो है ही, पर मतलब कलेजा होना चाहिए, कोई चीज नहीं कलेजे की बात नहीं है, इधर देखिए एक कारण है, एक कारण, हाँ चाइना अगर होगा, चाइना उसको कब्जा कर लेगा ना नेपाल में, अगर वो उससे मदद मांगेगा तो। अच्छा, नेपाल अगर चाइना से मदद मांगता है, ये झुकाव होता है, तो चाइना कब्जा कर लेगा, आपका कहना है। आपने भी तो ये सिक्किम जो है ना, सिक्किम जो है ना, ये आपने 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने संगोली की संधि से लिया। भाई संगोली की संधि पड़ेगी नहीं, 1816 की संगोली की संधि जो है उसमें क्या हुआ, सिक्किम का जो भूभाग था वो किसे मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला, ठीक है। जब भारत आजाद हुआ तो भारत ने सिक्किम को संरक्षित राज्य बनाया, ठीक है, और 1975 में आपने क्या किया, सिक्किम पर अधिकार कर लिया, अपने में मिला लिया, पूर्ण राज्य बना दिया।
तो आप कहते चाइना से डर है, तुमसे डर नहीं है क्या? पर सर ये भी तो एक पॉइंट है कि वहां पे जन्मत एक मिनट है, हाँ ये बात कुसुमा की सही है। यहाँ जो तिब्बत मिलाया गया वो जबरदस्ती मिलाया गया, पर यहाँ पर एक जन्म संग्रह कराया गया और जन्म संग्रह से मिलाया गया। ठीक है, आपने कहा जन्म संग्रह से मिलाया गया, ये बातें सब सही हैं, परंतु ये जो दूसरे को आप समझा पाए तभी तो सही है। दूसरा चाइना तो कहता है कि भाई ये जो मिलाया गया ना, मैंने तिब्बत को मिलाया, इन्होंने क्या मिला लिया, सिक्किम को मिला लिया। अरे इसके बाद आपने श्रीलंका में आपने लिट्टे का नाम सुना है? ठीक है, तमिल विद्रोही, आपने श्रीलंका में अशांति फैला दी। ठीक है, ये कैसा हुआ? अरे ये सब छोड़ो ना, 1971 में आपने एक देश के 2 टुकड़े करवा दिए। हमने तो तिब्बत पर ही अधिकार किया, आपने सिक्किम छीना, इधर सिक्किम छीना, आपने श्रीलंका में विद्रोह करवाए आपने। ठीक है, आपने क्या किया, एक देश को 2 देशों में बदल दिया। गाजी भी उड़ा दिया। नहीं, वो गाजी मत चर्चा करो। देखो ये इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है तो इंटरनेशनल रिलेशन पे चर्चा होगी। ठीक है, आपने कहा उसका झुकाव उधर जाता है, झुकाव इंडिया की तरफ होना चाहिए, इंडिया अच्छा है। क्या किस नजरिए से देखते हैं? आपसे कहा गया 2 लोग लड़े, आपने एक की बात सुनी और जजमेंट दे देंगे क्या? आप तो दूसरे का विपक्ष सुनना चाहिए। इधर इनका झुकाव इंडिया की तरफ क्यों रहता है? तो मैप से अगर देखें ना, अगर इन्हें कहीं बंदरगाह की जरूरत पड़े, ठीक है, अगर इन्हें व्यापार करना है तो सुगमता से इन्हें बंदरगाह मिल जाएगा। ये हल्दिया चले आए, ठीक है, ये पारादीप चले जाए, जैसा चाहे ये बिजनेस अपना कर सकते हैं। दूसरा कारण क्या है, जो इनका क्षेत्र है तराई क्षेत्र, सुगमता से भारत में व्यापार किया जा सकता है, भारत के बाहर भी ये व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, इस सुगमता के कारण 64% इनका बिजनेस जो है ना वो भारत से ही होता है। 64% जो बिजनेस है इनका वो किसके साथ होता है? भारत के साथ होता है। अगर इधर की बात करें, चाइना की तरफ की बात करें, तो चाइना तो इन्हें शिवालिक हिमालय, मिडिल हिमालय, ग्रेट हिमालय और फिर उसके बाद ये खुद जो अंगारा लैंड की प्लेट है ना, ये खुद ऊंचाई पर क्षेत्र है। ठीक है, इस वाले क्षेत्र को ये, ठीक है, इस वाले ऊंचाई वाले क्षेत्र को ये रेलवे लाइन बनाए, रेलवे लाइन ला करके फिर इधर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें। ठीक है, तो इन्हें खर्च ज्यादा लगेगा। ठीक है, खर्च ज्यादा लगेगा, तो ये बिजनेस जो है ना, व्यापारिक घाटा ज्यादा आएगा, व्यापार सकारात्मक होगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है, नेपाल के लोगों का झुकाव बिजनेस के पर्पस से भारत की तरफ रहना एक स्वाभाविक ही है। ठीक है, भारत की तरफ रहना एक स्वाभाविक ही है। ठीक है, अभी हम नोट कराएंगे, पहले समझ क्या टूरिज्म जाता है। अभी टूरिज्म पर बात होगी। आप पूर्णागिरि जाते हैं, आप कहते हैं पशुपतिनाथ के दर्शन किए बिना अधूरी यात्रा है। ठीक है, अब वो टूरिज्म पर बात होगी अभी। ठीक है, देखें व्यापार कैसा होता है, सुगमता से होता है, और चीन के साथ ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जैसे, ठीक है, जैसे भारत की तरफ से लगाव क्या है, एक अगर देखें हिंदू सबसे अधिक कहाँ रहता है, इंडिया में। अगर देखा जाए सबसे अधिक परसेंटेज हिंदू कहाँ है, नेपाल में। परसेंटेज देखे ना तो सबसे ज्यादा कहाँ है, नेपाल में। नहीं, अब तो हम फिर छोटे में चले गए।
इसके मतलब परसेंटेज की जानकारी। मैंने कहा आपके यहाँ हिंदू का परसेंटेज कितना है, जैसे मुस्लिम आप लगभग 20% मान लो, ठीक है। अरे हिंदू को लगभग 75% में मान लो, 75% से लेकर 80% के बीच में आपके यहाँ हिंदू है, ठीक है। परंतु वहाँ की अगर बात करें क्या कहते हैं, हम नेपाल की बात करें तो वहाँ आप 75% है, वहाँ पर अगर हिंदू देखा जाए तो वहाँ हिंदू ज़्यादा है, आपसे भी ज़्यादा है हिंदू, ठीक है। अब जैसे आपने नेपाल का जो संविधान है, संविधान आपका भी संविधान है, संविधान की एक मोहर होती है जो लगी होती है, सील लगी होती है, उसके नीचे जैसे आपके में क्या है, ठीक है, आपके ज्यादातर भारत सरकार की सील पे क्या लिखा होता है, सत्यमेव जयते लिखा रहता है। आप नेपाल में जो संविधान का जो लोगो है उसमें नीचे क्या लिखा है, जननी जन्मभूमस्य, ठीक है, स्वर्गादिपि गणेशे, ठीक है, जननी। ये आपने रामायण में सुना होगा, जब लक्ष्मण जी कहते हैं देखो ना, बड़े भाई से कहते हैं देखो ना कितनी सुंदर लंका है, लंका कितनी सुंदर लग रही जब विजय मिल गई, तो कहते नहीं राम बोलते नहीं लक्ष्मण, हमको तो जननी जन्मभूमस्य, हमको तो अपनी जन्मभूमि अयोध्या स्वर्ग से भी ज्यादा प्यारी नजर आ रही है, हमारी जो अयोध्या है वो स्वर्ग से भी ज्यादा प्यारी है। मतलब एक लगाव वहां का मिला कि नहीं मिला, ठीक है, भारत का सांस्कृतिक लगाव मिला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भी अगर हम प्रियम्बल वहां की पढ़े, जैसे हम प्रस्तावना अपनी पढ़ते हैं, प्रियम्बल पढ़ते हैं, तो उसमें क्या लिखा होता है, हम भारत के लोग, बस हम भारत के लोग। वहां भी लिखा है हम नेपाल के संप्रभु लोग, ठीक है। जो करेंसी है या नोट है उसमें जो गवर्नर है वहाँ भी गवर्नर है, हाँ समझिए, हम नेपाल के संप्रभु लोग। अब वहां पर एक शब्द जोड़ा गया है, ठीक है, नेपाल के संप्रभु लोग, ठीक है। अब जैसे आप क्या बोलते हैं, हम भारत के लोग, और वहां पर क्या है, नेपाल के, हम नेपाल के संप्रभु लोग। संप्रभु लोग से क्या वो दिखाना चाहते हैं, हम तुम दोनों लोगों के बीच में लड़ तो रहे हैं, बीच में पिस तो रहे हैं, परंतु हम चाहते हैं हमारी संप्रभुता बनी रहे। कभी कभी देखा ना, दो बैल लड़ रहे हो, एक इधर से, वो बीच में तुम्हारी कंडीशन हो, ठीक है। दो महाशक्तियों के बीच, मैंने कल ही बताया बबर स्टेट है ना, तो पता दो के बीच में जो है वो व्यक्ति, वो भी क्या कहता है, हमारी क्या है, संप्रभुता बनी रहे, न तो हमें इधर तुमसे खतरा होना चाहिए, न ही तुमसे खतरा होना चाहिए, न हमारा झुकाव इधर आ जाएगा, न हमारा झुकाव उधर जाएगा, ठीक है। बहुत से राजाओं ने क्या किया कि हम ऐसा करते, समान दूरी की नीति अपनाते हैं। भारत और नेपाल के बीच में दूरी, भारत और चीन के साथ हमारी कैसे संबंध होने चाहिए, समान दूरी का सिद्धांत होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ हमें देखने को मिलता है, इतना ही नहीं, ठीक है। अगर हम बात करें कि भारत और नेपाल के संदर्भ में, तो हमें जो है भगवान पौराणिक जानकारी अगर देखें या हम उसके वैदिक काल के विषय में पढ़ें, तो वैदिक काल में भी हमें नेपाल की जानकारी मिलती है, हमारे ग्रंथों में नेपाल की जानकारी मिलती है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ की बात करेंगे, हमें माँ सीता जी का मायका कहाँ मिलता है, नेपाल में मिलता है, ठीक है। यही नहीं, हमको नेपाल के विषय में और हमारी क्या जानकारी मिलती है, ठीक है। हमें पता चलता है, जो महाभारत कालीन जो था क्षेत्र, महाभारत काल के समय में पांडवों ने, जब कहते हैं वो जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया और वो हिमालय की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने ही वहां पर नेपाल में क्या किया, मंदिर बनवाया था पशुपतिनाथ जी का, ठीक है। तो पशुपतिनाथ जी का शिव मंदिर भी हमें प्रमाणिक जानकारी मिलती है हमारे ग्रंथों में, ठीक है। उसके बाद हमको क्या मिलती है जानकारी, बौद्ध धर्म के अनुसार अगर देखें, महात्मा बुद्ध जी का जन्म भी जो है नेपाल के तराई क्षेत्र
लुम्बिनी नामक गांव के आगे आम्रपाली में हुआ था। ये भी हमें जानकारी मिलती है। और इसके आगे जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हम फिर देखते हैं अशोक को जब हम पढ़ते हैं तो अशोक के विषय में भी जानकारी मिलती है कि वहाँ उन्होंने धर्म प्रचार भी करवाया, शिलालेख भी जानकारी मिलती है अशोक की। ठीक है, अशोक के विषय में भी जानकारी मिलती है। और नेपाल जो था, नेपाल में राजतंत्र रहा और फिर क्या आज क्या है, डेमोक्रेसी है। पहले राजा का शासन था, अब क्या है, लोकतंत्र है। और राजतंत्र समाप्त होता है यहाँ 2007 में राजतंत्र समाप्त हुआ और 2008 में यहाँ संविधान का निर्माण शुरू हुआ और 2015 में संविधान लागू हुआ। 2007 में राजतंत्र समाप्त हुआ, 2008 में जो है संविधान का निर्माण शुरू हुआ और 2015 में यहाँ जो है संविधान क्या हो गया, लागू हो गया। ठीक है। और अगर विश्व में देखा जाए, विश्व में एक ऐसा ही देश नेपाल है जहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो डेमोक्रेसी में विश्वास करती है, लोकतंत्र में विश्वास करती है। ठीक है, लोकतंत्र में विश्वास करती है। नेपाल का अगर जनक पूछा जाए, नेपाल में सबसे अधिक योगदान किसका रहा, तो एक राजा थे जिनका नाम था पृथ्वी नारायण। ठीक है, पृथ्वी नारायण साहब, राजा का नाम है पृथ्वी नारायण शाह। पृथ्वी नारायण शाह जी का जो सबसे अधिक योगदान रहा और पृथ्वी नारायण शाह जो थे इन्होंने ही गोरखा साम्राज्य की नींव रखी। इन्होंने जो है गोरखा साम्राज्य की नींव रखी। हाँ, पृथ्वी नारायण शाह ने ही गोरखा साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, ठीक है, पृथ्वी नारायण शाह ने ही कौन सी नींव रखी, गोरखा साम्राज्य की नींव रखी। अब अगर इससे पहले के बारे में देखें, हमने कहा अशोक के विषय में जानकारी मिलती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1816 में एक संगोली की संधि की और संगोली की संधि के द्वारा क्या होता है, कुछ क्षेत्र जो है नेपाल का कुछ क्षेत्र कहाँ चला आता है, भारत के पास में। भारत के पास अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में नेपाल का कुछ क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाता है। कुछ क्षेत्र अब नेपाल का किसके पास आने लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और फिर यहीं आगे चल कर के जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1822 में कुछ क्षेत्र फिर से वो जो है नेपाल को वापस दे देती है। और उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या किया, नेपाल ने किसका सहयोग दिया, ब्रिटेन का दिया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद में, ठीक है, नेपाल को एक देश की मान्यता ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ब्रिटिश सरकार ने दी। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो है नेपाल को एक देश के रूप में मान्यता ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट कब देती है, जब वो अपने स्वार्थ देख लेती है। ठीक है, किसने हमारी मदद की है, चलो अब हमें से कुछ दे दे। ठीक है, तब ये, ठीक है, क्लियर बताए। हाँ देखिए जरा, अब हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए 1950 जरा समझे, 1950 की घटना समझिए इधर। 1950 में क्या हुआ, चाइना ने तिब्बत पर अधिकार करना धीरे धीरे शुरू किया। चाइना ने तिब्बत पर अधिकार करना शुरू किया।
ठीक है। तो जैसे शुरू किया तो डर, अब डर क्या लेगा, इधर क्या है, तिब्बती भूभाग, ये नेपाल, ये आपका भूटान, और नेपाल का ही क्षेत्र क्या है, सिक्किम। ठीक है। इधर अब चाइना अटैक कर रहा है किस पर, तिब्बत पर। तो इनके अंदर दहशत होगी कि नहीं, डर होगा कि नहीं, इनके अंदर डर होगा कि नहीं होगा। और तिब्बती वैसे ही 1950 में अपनी पॉलिसी माओ लेकर के आया। चाइना एक हथेली है और उसकी 5 उंगलियां, लद्दाख है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, ठीक है, नेपाल भूटान है, ठीक है। ये चाइना की एक पॉलिसी है। तो इसके मतलब लगा आज तिब्बत का नंबर है, आगे लद्दाख भी जाएगा, भारत को भी टेंशन है, आगे क्या जाएगा, ठीक है, भूटान भी जाएगा, अरुणाचल प्रदेश भी जाएगा। ये समस्याएं जब इनके सामने गूंजने लगी तो मदद कौन कर सकता है, तो इनका ध्यान आया मदद करने वाला कौन है, भारत है, भारत है। तो इन्होंने क्या किया, चाहे ये हो चाहे ये हो, इन्होंने क्या किया, भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करने चाहे। तो इन्होंने भारत के साथ एक संधि कर ली जिसे भारत नेपाल मैत्री संबंध कहते हैं। भारत नेपाल संबंध, भारत नेपाल मैत्री संबंध कब हुए, 1950 में हुए, 1950 में हुए। अब इस संधि के पॉइंट क्या है, लिख लें। इस संधि से पूर्व की सभी संधियां रद्द की जाती हैं। इस संधि के पूर्व सभी संधियां रद्द की जाती हैं। इस संधि से पूर्व की सभी संधियां रद्द की जाती हैं। नेपाल, अगला पॉइंट लिखें, नेपाल अगर कोई भी हथियार खरीदना चाहता है तो वो भारत से खरीदेगा। नेपाल अगर कोई भी हथियार खरीदना चाहता है तो वह भारत से खरीदेगा या भारत की अनुमति से, या भारत की अनुमति से वह अन्य देश से खरीदेगा। या भारत की अनुमति से अन्य देश से खरीदेगा। ठीक है, चाहता हूँ उससे, तो भारत की अनुमति से खरीदेगा। ठीक है, देख लिया। अगला पॉइंट, भारत और नेपाल के लोग, भारत व नेपाल के लोग एक दूसरे के क्षेत्र में, एक दूसरे के क्षेत्र में बिना वीजा, बिना पासपोर्ट, बिना वीजा, बिना पासपोर्ट आ जा सकते हैं। बिना वीजा, बिना पासपोर्ट आ जा सकते हैं। ठीक है, अब समझो इधर। तो यहां पर आना जाना कोई दिक्कत है नहीं, कोई समस्या है। नेपाल के लोग यहाँ आ सकते हैं, तुम भी नेपाल जा सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, और तुम्हें कुछ भिन्नता भी नहीं नजर आती होगी। कोई नेपाल गया है? हम गए हैं सर। कोई कुछ ऐसा लगता है? नहीं, नहीं सर। सब आम जैसे अपने जैसे सब लगते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है। कुछ है सर, सब पहनावे में थे। पहनावा में हल्की भिन्नता इधर है। एक मिनट सुनो तो। अब आप जैसे आप जो है दक्षिण भारत में जाएंगे तो भिन्नता नजर आती है पहनावा की? नहीं, हाँ भी जाएंगे थोड़ी भिन्नता थोड़ा क्या? वहाँ से ले लीजिए, ज्यादा काम करते हैं सर। सर तो फेस मतलब अच्छा। हाँ सर, दुकानों पे सारी दुकानों पे लेडीज ही मिलेंगी, जेंट्स नहीं मिलेंगे। सर फेस काफी महिलाओं का पेशे में ज्यादा सही होता है। हाँ, हाँ सर।
इधर। अच्छा, आना जाना फ्री है, आपके यहाँ आ सकते हैं, आप उनके यहाँ जा सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या थी? हथियार लेना। अब जब नेपाल कुछ हथियार खरीदना चाहे तो नेपाल भारत से पूछे, ठीक है, और भारत की बिना इजाजत वो अन्य देश से नहीं खरीद सकता। खरीदे कहाँ से? भारत से होगा। अच्छा, संधि हुई, संधि पर हस्ताक्षर कौन करता है? भारत की तरफ से कौन है? राजदूत। इधर भारत की तरफ से राजदूत, और इंग्लैंड को से नेपाल का जो है पीएम, और पीएम वहां का इस समय था राणा। समझो, इधर पीएम कौन है? राणा। ठीक है, तो संधि तो हुई। अब संधि में या तो समानता नजर आए, समानता नजर कैसे आती? भारतीय प्रधानमंत्री जाते हैं और वहां का प्रधानमंत्री हस्ताक्षर करता है, ठीक है, और भारत की तरफ से क्या है? राजदूत, और इधर क्या है? जो है यहाँ का पीएम, ठीक है। तो समानता नजर आई नहीं। जब समानता नजर नहीं आई तो लोगों के अंदर विचार आता कि नहीं आता है? भाई देखो, हमारा प्रधानमंत्री वहां का राजदूत, दोनों आमने सामने बैठते हैं, तो हमको भारतीय लोग सम्मान ही नहीं करते, ठीक है। फिर क्या हुआ? कुछ ये प्रचलन था कि भारतीय क्या करते, काम निकाला, उसके बाद छोड़ दिया। क्या हुआ? राणा को जो है कुछ समय के बाद मरवा दिया गया। कुछ लोगों का आरोप ही लगा कि राणा को मरवाने में भारत का योगदान रहा, ठीक है। राणा को मरवाने में किसका योगदान रहा? भारत का योगदान रहा, ठीक है। तो ये सब समस्याएं नेपाल के सामने आना स्वाभाविक, ठीक है। नेपाली लोग भी हल्का सा डर लगना स्वाभाविक है, ठीक है। लिखे अगला पॉइंट डालिए, नेपाल का डर। अब नेपाल का डर क्या है? नेपाल का डर, अगर डर की बात करें तो सबसे पहला है 1950 की संधि हुई, और उसको लगा कि देखो ना, एक हथियार खरीदने की, हम संप्रभु राष्ट्र हैं और ये भी पॉलिसी क्या है, तुमने ले ली। इसका भी नेपाल ने उल्लंघन किया। राजीव गांधी के समय में भारत से बिना पूछे उसने, अन्य देश से उसने हथियार खरीदे, ठीक है। दूसरा क्या है? व्यापारिक संबंध। व्यापारिक संबंध भैया, इधर पेट्रोलियम कहाँ से जाता है? भारत से जाता है, ठीक है। इधर पेट्रोलियम कहाँ से जाएगा? भारत से। नहीं, महंगा नहीं है इतना ज्यादा। इधर अरे 220 में है ना, तो जब तुम अपने 100 रुपए देती हो तो रुपए की तुम्हारी वैल्यू नहीं बढ़ जाती है। यहाँ के 1 रुपए से वहाँ का रुपए जाता है, ठीक है। इधर देखो, इधर तो पता क्या, व्यापारिक संबंध वो पूर्णतः व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए 64% व्यापार आपके साथ होता है, ठीक है। आप अगर कह दे नहीं, अब हम व्यापार नहीं करेंगे। इधर अगर आप कह दे पेट्रोलियम नहीं जाएगा, अगले दिन बेचारा वो क्या करेगा, ठीक है। इधर अगर आप मना कर दे पेट्रोलियम नहीं जाएगा, अभी आपको याद है 2015 में आप ऐसा कर चुके हैं, इससे पहले भी कर चुके एक बार, और 2015 में आपने क्या किया, वहां उसे इमरजेंसी लगानी पड़ी कि अब कोई वाहन नहीं चलाएगा, पेट्रोलियम बचे ही नहीं है, ठीक है। अब पेट्रोल है नहीं, डीजल है नहीं, आपने जब पाया तब रोक दिया। कोई अगर आप पर आश्रित है और आप एक बार आपने दिखाया कि हम रोक सकते हैं, अगली बार तो वो फिर वो विकल्प सोचेगा कि नहीं सोचेगा, तो उसके अंदर डर लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर इनके अनुसार हम नहीं चले तो ये फिर पेट्रोलियम, मेडिसिन वगैरह सब बंद कर देंगे और हमारी कंडीशन क्या होगी, खराब होगी। तो एक डर लगना स्वाभाविक है कि नहीं है। फिर एक डर का कारण क्या हुआ, आपने बांग्लादेश 1971 में आपने क्या किया, एक देश
के 2 टुकड़े करवा दिए, 2 देशों में तब्दील करा दिया। अगला डर का कारण क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका में क्या है? लिट्टे आतंकी संगठन। लिट्टी चोखा मतलब, ठीक है। अब ये तो आपके डर के कारण है। अगर हम भारत से डर के कारण, ये तो आपको बता दिए, ठीक है। अगला कारण क्या है? ठीक है, लिखे नेपाल पाक फैक्टर क्या है? चीन और पाक फैक्टर। चीन व पाकिस्तान, चीन व पाकिस्तान, समझिए जरा इधर। चीन व पाकिस्तान फैक्टर देखें। चीन ने क्या किया इधर? चीन के साथ भारत ने 1954 में क्या समझौता किया? पंचशील समझौता। पंचशील समझौता किया, ठीक है। 1954 में चीन ने क्या किया? तिब्बत पर अधिकार कर लिया। तिब्बत पर अधिकार कर लिया। तिब्बत पर अधिकार किया, ठीक है। छोटे देश जो थे वो किससे? चीन से डरे, और आप एक बड़े देश भारत की तरफ सबकी नजरें, और भारत ने क्या किया? भारत ने कहा कि हम तिब्बत को किसका भाग मानते हैं? चीन का। आपको ऐसा करना चाहिए था, बताए ना, आपको ऐसा करना चाहिए था। आपको छोटे देशों के साथ खड़े रहना चाहिए। आपको इतनी आसानी से तिब्बत को जो है चाइना का भाग नहीं मानना चाहिए, ठीक है। आपने पंचशील समझौते आपके धरे रहे, आप फिर वहीं आप आगे जा करके चाइना के साथ युद्ध में पड़ जाते हैं। तब आप चाहते हैं कि हमारी कोई मदद करे, ठीक है। तो आपकी ये पॉलिसी गलत हुई, ठीक है। नहीं ऐसी बात इधर इधर। अच्छा, विवाद की दृष्टि देखें। अगर हमारे और चीन के बीच में जो नेपाल के बीच में विवाद है, सीमा विवाद, अगर देखें सीमा विवाद तो काला पानी विवाद, देखिए काला पानी विवाद और सुस्ता विवाद। जरा काला पानी विवाद देख लें, ठीक है। आपने इतिहास में काली नदी पढ़ा है? काली नदी, ठीक है, इधर, हाँ इधर। तो भारत क्या करता है? ये क्षेत्र काली नदी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ही ये क्षेत्र किसके पास में है? भारत के पास में है। नेपाल कहता है ये काली नदी नहीं है, काली नदी इधर से है, ये क्षेत्र हमारा है। नेपाली लोग विरोध करने के लिए चले आते हैं, पर भारतीय सेना वहां पर मौजूद है, और भारतीय सेना जो है वो चुपचाप बैठी रहती। कभी कभी वो अपना जो है राइफल वगैरह AK-47 वगैरह उठाई तो नेपाली भाग नहीं चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, दिखाने की जरूरत पड़ती है, खाली चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वो इंडियन भागो के नारे लगाते रहते हैं, पर वो जैसे ही दिखाया वैसे भाग गए, ठीक है। वो पुलिस वाले थोड़ी ना चला दिखाने के लिए है, उन्हें तो दी गई चलाने के लिए। सर पुलिस वालों को भी अधिकार कहाँ था? अब वो भी आर्मी वालों को दी गई चलाने के लिए, आर्मी लगी है ना, तो पता है वहाँ ये तो है नहीं वो पुलिस वाला कांस्टेबल है वो चलाएगा नहीं। यहाँ तो वो वर्तमान सरकार तो और टाइट है। तुम क्या देख रहे हो? तुम पर कोई फायर करे तब तुम फायर करोगे, नहीं तुम पहले ही मारो, ठीक है। इधर तो ये विवाद है। अच्छा, वैसे भी देखें
नेपाल के साथ में, इधर नेपाल के साथ में अगर हम और देखें तो आतंकवादी नेपाल के सहारे, जब बॉर्डर लाइन खुला है तो आतंकवादी भी आते, अच्छे भी आएंगे खराब भी आएंगे, अच्छे भी आएंगे खराब भी आएंगे। ठीक है, अगर हम देखें तो नशीली दवाएं, ठीक है, नशीले पदार्थ नेपाल में आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत से कहाँ आते हैं? नेपाल में, और नेपाल से कहाँ आ जाते हैं? अरे वो अभी देखा नहीं, वो भाभी जी भी आ गई, सीमा हैदर, सीमा हैदर कहाँ आई? नेपाल में। अरे अब सीमा सचिन कहेंगे, रुक जाओ, हमने उनसे पहले भाभी जी कह दिया ना। इधर कहाँ आई? नेपाल, और नेपाल से कैसे आ गई? सचिन लेने पहुंच गए वहां। ठीक है, आओ चलो, देश में स्वागत है। कहाँ चली गई? क्या बच्चे जाने वाले? अंजू आ तो गई है? नहीं नहीं, वो अंजू गई थी इधर, जो अंजू गई थी वो अंजू वापस आ गई है। पता नहीं कहाँ तुम रहते, बड़ा पुरानी। वो मीडिया दिखा रहा, अभी अभी वो इंडिया में है। इधर इधर देखें, इधर। अच्छा, नशीले पदार्थ भी बड़े मात्रा में जो है कहाँ आते हैं? ठीक है, नेपाल, और नेपाल से कहाँ आ जाते हैं? भारत आ जाते हैं, बड़ी सुगमता से आ जाते हैं। ठीक है, यही नहीं, भारत से भी व्यक्ति क्या करता है? अपराध किया, अरे चलो नेपाल चले। तुमने अभी 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 यहाँ देखा था, एक कानपुर के पास में, वो कौन? विकास द्विवेदी, विकास दुबे ने 7-8 पुलिस वालों को मारा, और मारने के बाद में विकास दुबे जो है फरार हुआ। तो सब पता है, हमारे घर के सामने वो ढाबा वगैरह है, होटल वगैरह, वहाँ पुलिस पूरा देखे खंगाले, विकास दुबे तो नहीं आया। तो हम बात करने लगे तो बोले यहाँ ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा, वो तो नेपाल भाग गया होगा। ठीक है, भारत के बहुत लोग अपराध करते हैं, अपराध करके क्या नेपाल भाग जाते हैं। पर ऐसे में भारत सरकार को भी जगना पड़ता है। भारत सरकार भी अपनी खुफिया एजेंसी सक्रिय रखती है कहाँ? नेपाल में, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। हाँ ठीक है, इधर 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 देखिए, इधर अब यहाँ पर क्या है? इधर यहाँ एक काठमांडू में एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट वहीं पर जो है भारतीय प्लेन, भाई आना जाना तो है दिल्ली के लिए आ रहा था, और इसी में आतंकवादी, ठीक है, आतंकवादी आ गए, और आतंकवादियों ने प्लेन क्या कर लिया? हाईजैक कर लिया। ये बात है अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, प्लेन हाईजैक हो गया, और प्लेन से सीधे वहाँ पायलट से कहा, भाई ऐसा करो ना, तुम दिल्ली की बजाय कंधार ले चलो। अब रूट जब दिया जाएगा प्लेन तो तभी जाएगा। ठीक है, पायलट ने कहा ईंधन नहीं है तो ईंधन भाई लो, अमृतसर में ईंधन लो, चलो जहाँ हम बताएं वहाँ चलो, नहीं तो अभी हम उड़ा देंगे पूरा, सबके सब मारे जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने जनता से पूछा, भाई बताओ क्या किया जाए? तो फिर यही राय हुई, या तो बॉर्डर के पास मिसाइल से अटैक करवा दे, पूरा नष्ट हो जाएगा, आतंकवादी दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं करेंगे। फिर ये हुआ कि अगर इसमें कोई अन्य पर्सन होता तो फिर ये बात होती कि भाई इसे बचाया जाए। तो एक आदमी जो है, इंसान जो नागरिक है, उसकी भी कीमत समझी जाए। तो फिर क्या हुआ, वो कंधार ले जाने दिया गया प्लेन, और कंधार गया प्लेन। कंधार जाकर के जो है फिर वहाँ जो आतंकवादियों ने बताया ये मेरे साथियों को छोड़ा जाए जो आपके तिहाड़ में बंद है। ठीक है, फिर वो जो है तिहाड़ में कौन बंद था? मसूद अजहर। फिर मसूद अजहर को जो है वहाँ छोड़ा गया भारत से, और फिर कंधार से प्लेन वापस आया। ये मसूद अजहर कैसे आया? मसूद अजहर जो है, इससे पहले मसूद अजहर सोचता है, कहता है चले हम इंडिया में ब्लास्ट करवाएंगे जा करके। मसूद अजहर आया नेपाल, और नेपाल सड़क के रास्ते से वो बिहार, और बिहार में जैसे आया राख एजेंट उठा ले गए उसे तिहाड़ जेल में ले गए। राख एजेंट फिर उन्हें उठा करके तिहाड़ की जेल ले गए। अब तिहाड़ की जेल में फिर आतंकवादियों ने उसे बचाने के लिए क्या किया? प्लेन हाईजैक करवाया। तो हमने कहा आतंकवादी भी आते रहते हैं,
साथ साथ में अगर देखें ना, यहाँ से भी लोग जाने का प्रभाव बढ़ा जाता रहता है। अपराध करता इंडिया में और चला जाता कहाँ, नेपाल में, नेपाल चले जाते हैं। अभी तुमने एक बाबा देखे होगे, बाबा गुरुराम रहीम, उनकी शिष्या हनीप्रीत, वो सब ढूंढते रहे, बाद में चर्चा हुई कि वो शिष्या कहाँ चली गई, नेपाल चली गई। ठीक है, फिलहाल गई या न गई, चर्चा का विषय जरूर उस समय था कि हनीप्रीत जो है नेपाल का चली गई। खलीफा बनैया मैसेंजर ऑफ गॉड। हाँ, अच्छे आतंकवादी और बुरे आतंकवादी मतलब कैसे होते हैं? मैंने अच्छे आतंकवादी बुरे आतंकवादी कोई शब्द नहीं कहा। थोड़ी देर पहले आपने कहा आतंकवादी होता है। आतंकवादी अच्छा, उसके साथ शब्द ही नहीं बोलना बहुत बड़ा लगाया कि चाहिए। नहीं, अच्छा आतंकवादी तो कोई है ही नहीं। अच्छा आतंकवादी तो बता दो जो टांग में गोली मारे वो अच्छा, जो पेट में गोली मारे वो इधर है। अगला, अच्छा चलो ये नोट कर ले, हमने कहा होगा अच्छा, आगे समझे, अच्छा मतलब आगे नहीं बोला होगा। इधर है। अच्छा, हमने क्या किया कि बहुत से ऐसे संबंध हैं, जैसे अभी प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी बने तो बड़ा चंदन की लकड़ियाँ गिफ्ट की गई मंदिर के लिए, ठीक है, हवन नमन कराने के लिए। और यही नहीं, अन्य आगे भी कार्यक्रम जारी रहे हमारे। कार्यक्रम क्या जारी रहे, हमने एक रोड कनेक्शन बनाया, ठीक है, ननिहाल से पिताजी के घर तक, मतलब जनकपुर से अयोध्या तक के लिए रोड कनेक्शन भी है। ठीक है, ये भी बढ़िया, हमारा कम्युनिकेशन बढ़िया है। फिर भी नेपाल जो है ना, नेपाल का झुकाव पार्टी के अनुसार योजना बदलती रहती है। जैसे कांग्रेस आती है तो झुकाव किधर जाता है, रसिया की तरफ ज़्यादा, और जब बीजेपी आती है तो वो रसिया को मानती है, साथ साथ में अमेरिका को भी पकड़ने का प्रयास करती है। उसी प्रकार वहाँ की भी पार्टियाँ हैं, किसी का झुकाव चाइना की तरफ है, जैसे नहीं अभी मालदीव देख लो, मालदीव की वर्तमान सरकार का झुकाव चाइना की तरफ है, इससे पूर्ववर्ती सरकार का झुकाव किधर था, इंडिया का। तो वैसे नेपाल भी है। अभी कोविड के दौरान तो नेपाल के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट भगवान राम भारत के नहीं है, कहाँ के हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ, भारत में नहीं हुआ, उनका जन्म नेपाल में हुआ। ये वहाँ के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, आप उस पर गूगल पे देखिए, यूट्यूब पे देखिए, और वो पता है स्टेटमेंट क्या देता है वहाँ का नेपाल। भाई कोविड आया, कोविड-19, और उस समय क्या था, सबकी उंगली किधर थी, चाइना की तरफ। चाइना को संदेह की दृष्टि से सब देख रहे थे। चाइना कोविड की शुरुआत कहाँ से हुई, चाइना से हुई, ठीक है, वुहान लैब से हुई, जो भी हुआ। परंतु आपका पड़ोसी देश का प्रधानमंत्री क्या कहता है, कोविड कहाँ से आया, इंडिया से आया। सुना कि नहीं सुना? आपका पड़ोसी देश का प्रधानमंत्री क्या कहता है, कोविड कहाँ से आया, कोविड इंडिया से आया। ठीक है, इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। लिख ले, समझौते लिख लें। देखिए, कोसी नदी समझौता हुआ, कोसी नदी जल समझौता, कोसी नदी जल समझौता, शारदा बांध गंडक समझौता, टनकपुर बांध, शारदा बांध, तो टनकपुर गए नहीं हो क्या, शारदा बांध भी पड़ता है, शारदा डैम, टनकपुर समझौता, ठीक है, महाकाली नदी समझौता, नदी समझौता। बात करते हैं, जरा चर्चा का विषय भी बड़ा, इससे बड़ा व्यक्ति बड़ा संवेदनशील बैठ करके पढ़ता है, कहता है बड़ा शांति से पढ़े। पाकिस्तान के विषय में जानने की ज़्यादा रुचि होती है, ठीक है, पाकिस्तान के विषय में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हमने भारत के बारे में आपको बताया, वैसे वो नेपाल के विषय में बताया, तो सबसे पहले पाकिस्तान के विषय में बता दें। इधर जरा देखें, ये J&K, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, फिर गुजरात,
इधर जरा और भी देख लें। अब इस समय जम्मू कश्मीर यूटी में बदल गया, अब पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात। अगर लाइन की बात करें तो यहाँ पर जो गुजरात में जो लाइन है, इस लाइन का नाम है सरक्रीक पॉइंट, सरक्रीक लाइन। इस लाइन का नाम है सरक्रीक लाइन। और यहाँ जो जम्मू कश्मीर में पड़ती है उससे बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। जम्मू कश्मीर में जो लाइन पड़ती है उसे लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं इधर। और उसके बाद इस पूरी लाइन को रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। इस पूरी लाइन को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। इस पूरी लाइन को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। देखें इधर, समझिए जरा। जरा हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे थोड़ा। लॉर्ड माउंटबेटन जब गवर्नर जनरल बनकर के मार्च में आया, मार्च 1947 में भारत आया, तो भारत की कंडीशन देखता है। कंडीशन देख करके क्या कहता है? भारत एक नहीं दो राष्ट्र बनने चाहिए। और भारत का विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना प्रस्तुत करता है। ठीक है, माउंटबेटन योजना प्रस्तुत करता है। कब प्रस्तुत करता है? 3 जून 1947। 3 जून 1947। जरा समझिए इधर, 3 जून 1947 को ये योजना प्रस्तुत करता है। और इस योजना में क्या कहा जाता है? कहा जाता है भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य बनेंगे। जो रियासत अपना विलय भारत में करना चाहे वो भारत में कर दे। रियासत, उस समय रियासत कितनी थी बताओ? 560 से ज्यादा। अरे 560 प्लस, ठीक है, इधर 560 प्लस थी। अच्छा, रियासत के सामने ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है? या तो स्वतंत्र रहे, या फिर पाक में चली जाए, या फिर भारत में जाए। 562 राजाओं के सामने ऑप्शन क्या है? या तो स्वतंत्र रहे, या पाकिस्तान में चले जाएं, या कहाँ चले जाएं? भारत में चले जाएं। ठीक है, अब कल्पना करिए ना इधर, अब किसके पास, तुम कहते हो पेपर है, अभी आरओ का एग्जाम दोबारा होने वाला है, दोबारा होगा, कितना 6 मंथ का समय मिल जाएगा, लगभग 6 मंथ का लगभग मिल जाएगा। ठीक है, तुम्हें अरे अभी भी क्या, अभी हमने पढ़ाई की शुरुआत की, हमको 1 साल चाहिए। अरे 562 राजाओं को मनाना है, समय कितना है? समय कितना है? कितना है? अरे इधर देश आजाद हुआ 15/8/1947। इधर ये क्या है? 3 जून। लगभग कितना? 42 दिन का समय, 42 दिन का समय। और 42 दिनों में पता है सबको, कितने लोगों को? 560 प्लस लोगों से बात करनी है, उन्हें फेवर में लेना है। और फेवर ऐसे को लेना है जिसके सामने 3 ऑप्शन है, या तो पाकिस्तान में जाए, भारत में जाए, या स्वतंत्र जाए। कानून तो यही कहता है स्वतंत्र भी रह सकते हो, कानून ये कहता है पाकिस्तान में मिल सकते हो, कानून ये कहता है भारत। सर, अगर उस समय की तत्कालीन परिस्थितियाँ देखें तो सिर्फ औपचारिकता से कहा गया स्वतंत्र रहे सर, ऐसा तो सर उसमें तो हम तुम तो चर्चा थोड़ी देर में कर लें, पहले बोल लें, फिर हम तो फ्री रहेंगे ना, घबराओ मत। इधर अपना पोजीशन नोट कर लेना, भूल मत जाना। इधर देखें, स्वतंत्र रहे, या तो पाकिस्तान में जाए, या तो भारत में जाए। अब एक एक देशी रियासतों संबंधित विभाग भी बना दिया गया। भारत में भी विभाग है और पाक में भी विभाग है, देशी रियासत के संदर्भ में। और भारत में जो विभाग है उसका जो मंत्री है, वो मंत्री कौन है? सरदार पटेल। सरदार पटेल। भारत का इसके अनुसार भारत का जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड माउंटबेटन होगा, पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना होगा। ये एक्ट कहता है माउंटबेटन योजना। तो जो सरदार पटेल है, सरदार पटेल जो देशी रियासत संबंधी विभाग है उसके मिनिस्टर हैं। और जो लॉर्ड माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल है
उसका एडवाइजर कौन है? उसका एडवाइजर कौन है? उसका एडवाइजर है बीपी मेनन। बीपी मेनन जानता है, अब अंग्रेज तो जाने वाले हैं, और मैं अंग्रेजों की सलाहकार रहा। मैंने अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए मतलब बड़े गलत कार्य किए हैं, और मुझे तो अब तो कुछ भी नहीं रहना है। मुझे जो शेष जीवन है वो शेष जीवन तो ऊपर वाले को याद करके गुजारना है, नहीं तो हमको तो कहीं स्थान ही नहीं मिलेगा। जिसने अपने देश के साथ धोखा दिया वो तो बिल्कुल बेकार इंसान है। जब वो इतनी गलानी से सरदार पटेल को पता चला, सरदार पटेल बीपी मेनन से मिले और बीपी मेनन से कहते हैं अरे तुम्हारे लिए अवसर है, तुम देश के लिए कुछ करो, तुम आओ मिलो आकर के साथ में। तो ये इनके साथ कौन मिल गया? बीपी मेनन। समझिए, बीपी मेनन सलाहकार, किसके सलाहकार? पूर्व सलाहकार लॉर्ड माउंटबेटन। अब ये दो लोग हो गए। लॉर्ड माउंटबेटन का भी झुकाव इंडिया की तरफ, क्योंकि वो इंडिया का गवर्नर जनरल, वो चाहता है कि भारत का एरिया ज्यादा बड़ा होना चाहिए। पर अंग्रेजों ने जैसे टुकड़े किए वैसे तुम्हें लगता है यही कि आगे इलाहाबाद पहुंचे, इलाहाबाद के बाद तुम्हें लगता दूसरा देश आ गया, ठीक है, आगे तुम पहुंचते जो है पटना, फिर उसके बाद तुम्हें लगता तीसरा देश आ गया, ठीक है। ऐसे ऐसे देश बदलते हैं, ठीक है। तो ये हुए। पर हमारे यहाँ जो रियासतें थी, रियासतें बहुत सी रियासतें, जैसे रियासतें प्यार से समझ गई, उन्हें बताया गया। हमने कहा दो, सरदार पटेल ने एक सिद्धांत बनाया। क्या सिद्धांत था? ठीक है, क्या सिद्धांत था? लाठी और गाजर का सिद्धांत। गाजर खाओ सिग्नेचर कर दो। गाजर लेके जाते। अरे ये कहने की बात है, मतलब गाजर खाओ सिग्नेचर कर दो। तुम नहीं समझे, तुमने किसने बता दिया गाजर लेकर के जाते थे लोग गाजर खाओ? नहीं, गाजर का मतलब क्या है? गाजर खाओ, गाजर का मतलब क्या है? तुम्हें प्रलोभन दिया गया। प्रलोभन क्या दिया गया? अरे तुम छोटे क्षेत्र के राजा हो, भारत का तुम्हें बड़े भूभाग का राष्ट्रपति बनने का अवसर मिलेगा, तुम प्रधानमंत्री बन सकते हो, तुम मिनिस्टर बन सकते हो, तुम जिस देश में जाओगे उस देश में सम्मान मिलेगा। तुम इस छोटे भूभाग के आज राजा हो, तुम बड़े भूभाग के राजा हो जाओगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, ये तो गाजर हुई, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो यहाँ जन्म संग्रह करा देंगे, कुछ भी करेंगे, हथिया लेंगे, और तुम जानते हो ना, फिर हथिया लेंगे तो तुमको कुछ भी नहीं देंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। और जब कुछ भी नहीं देंगे तुम सोच लेना फिर रहने भी नहीं देंगे, ठीक है। तो वो मजबूर हो जाता था, कहता था लाठी की बढ़िया क्या है, गाजर खाओ और प्रिवी पर्स, तुम्हें ये पेंशन मिलेगी, तुम्हें ये सुविधा मिलेगी। अरे तुम अगर इलेक्शन से डरते हो ना तो तुम्हें गवर्नर बना देंगे, राज्यपाल बना देंगे, तुम्हारा राज्य बनाएंगे, तुम्हें राज्यपाल बना देंगे। बोलो क्या इच्छा है, राज्यपाल बनोगे? बोलता था ठीक है साहब राज्यपाल बनेंगे, राजी हो गए। परंतु सबसे ज्यादा विरोध कहाँ से होता? जूनागढ़। अरे वो राजा एक से एक राजा। वो आज तुम देखते हो कोई 3 लाख की गाड़ी से चलता है, तुम देखते हो अरे नहीं 3 करोड़ की गाड़ी से चलता है। पहले राजा चांदी की गाड़ी से चलते थे, चांदी की गाड़ी से चलते थे, ठीक है। वो हैदराबाद का जो निजाम था वो पता है, वो पोलो खेलने का शौकीन था। अरे यही नहीं, जो जूनागढ़ का जो नवाब था, जूनागढ़ का राजा, पता है वो कुत्तों का शौकीन था, कुत्तों का निकाह करवाता था। अरे जब कुत्ते की मृत्यु होती थी तो उसका जनाजा जाता था, उसे जो है उसे दफनाया जाता था। अब उसके अंदर विचार आया कि हम अपना क्या करें, विलय कर दे पाकिस्तान में। तो उसने पाकिस्तान के लिए प्लान बनाया, जैसे बनाया प्लान, इन्हें पता चल गया, ये भाई मिले जाकर के सरदार पटेल मेनन जी, तो बताया भाई ये तो ठीक है। वहां एक मीटिंग की। अब वो गुजरात का रहने वाला व्यक्ति, और गुजरात ही जाए, हिंदू बहुल्य क्षेत्र, मुस्लिम राजा, तो उसने कहा कि अगर जन्म संग्रह करा देंगे तुम फंस जाओगे। अब तुम ये जान लो ना, जनता अगर मारेगी तो फिर, तो उसे समझ में आ गया। प्लेन उसके पास, प्राइवेट प्लेन उसके पास, जूनागढ़ के राजा के पास प्राइवेट प्लेन, ठीक है। अभी तुम देखते हो अंबानी अडानी के पास प्लेन नहीं, उसके पास प्लेन, प्राइवेट प्लेन। तो वो जो है वो उसने कहा ठीक है भाई। सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पास रेल जो है भाषण वगैरह दिया और बताया कि ये मंदिर नष्ट हो गया, मंदिर बनवाएंगे, ये है वो। सब लोग मोटिवेट ज़्यादा हुए और फिर राजा को लगा यहाँ से भाग निकले।
बोले राजा कुत्तों को लेकर के गया, बेगम छोड़ गया। ठीक है, पर राजा भाग गया। राज्य कहाँ मिला? ठीक है, राज्य मिल गया, जन्म संग्रह कराया गया, राज्य मिल गया। समस्या ये हुई, समस्या सबसे बड़ी विकट किसके साथ हुई? जम्मू कश्मीर के साथ में। और जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह। हरि सिंह के अंदर विचार आ गया कश्मीर तो जन्नत है, हम क्या करें, कश्मीर को एक स्वतंत्र देश बनाए। देश बनाए, गवर्नर ने बात की, गवर्नर जनरल ने बात की, लॉर्ड माउंटबेटन ने, विलय कर दो। बोला नहीं विलय करेंगे, हम तो स्वतंत्र रहेंगे। बोले ठीक है भाई, स्वतंत्र रहो। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने भी अपना दूत भेजा, उसने कहा हम स्वतंत्र रहेंगे। पाकिस्तान ने आतंकवादियों को भेज दिया, जो कट्टर मुसलमान, कबीलाई मुसलमान, उनको भेजा। उन लोगों ने आकर के उसके राज्य में मारधार काट शुरू की कश्मीर में। जब इसे पता चला तो ये क्या करता है, ये फिर विलय करता है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता है, और उस विलय पत्र को स्वीकृत तुरंत लॉर्ड माउंटबेटन अगले ही दिन दे देता है। इससे पता चलता है लॉर्ड माउंटबेटन का भी झुकाव भारत के विस्तार की तरफ था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन स्वीकृत देता, भारतीय फोर्स कश्मीर में उतरती है, फिर उन आतंकवादियों को भगाया गया। जहां पर फिर पंडित नेहरू ये मामला ले गए संयुक्त राष्ट्र संघ मामला गया, तो जहां सेनाएं एक दूसरे की रुकी, वो संयुक्त राष्ट्र संघ कहता वही क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल मान ली जाए। वो विवाद ही नहीं तब से अभी तक हल हुआ। हमारा आधा पाकिस्तान जो कश्मीर है वो अभी भी उन्हीं के पास। हाँ, अगर नहीं सुनिए, ये जब हम यहाँ उलझे थे तो पता है निजाम ने हलचल कर दी। तुम देखते हो ना, जब व्यक्ति को भी परेशान होता है तो दूसरा परेशान करने का प्रयास करता है। निजाम ने कहा नहीं, अब हमको क्या चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, और हम क्या करेंगे। अब तुम देखो ना इधर भैया, ये तुम्हारा घर, ठीक है, और ये तुम्हारा आंगन, ये तुम्हारे रूम, ये तुम्हारा किचन, ठीक है। अब कोई कहे हमको ये आंगन दे दो किराए पे, और इसमें हम डीजे बजाएंगे रात में, कैसी घटना होगी भाई? कैसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो बिल्कुल यही रहा, हैदराबाद आपके चारों तरफ से गिरा। हैदराबाद कहे हम तो स्वतंत्र रहेंगे, हम अपना विलय कहाँ करेंगे, पाकिस्तान में करेंगे। तो फिर क्या हुआ, ये यहाँ का निजाम किसका शौकीन था, पोलो। तो फिर सरदार पटेल ने ऑपरेशन क्या कर दिया, ऑपरेशन पोलो, ठीक है। पोलो के तहत क्या किया गया, फिर ये इस पर जो है अधिकार कर लिया गया। अधिकार कैसे, गलती इसी की। इसने क्या किया, एक संगठन बनाया था, जैसे नहीं वो योगी आदित्यनाथ जी का भी एक संगठन है, हिंदू युवा वाहिनी। ऐसे बहुत से संगठन बहुत पहले से प्रचलित है। तो अपने ये भी एक संगठन एक दो ऐसे बनाए रखे थे। तो उस संगठन के लोगों ने क्या किया, यहाँ जो हिंदू रहते थे उन्हें प्रताड़ित करने का प्रयास किया। फिर जब ये बड़े व्यापक स्तर पर होने लगा, फिर सरदार पटेल ने कहा ठीक है जाओ, ठीक है, जैसे सेना भेजी। और फिर वो संयुक्त राष्ट्र संघ में मामला उठ गया कि भाई आपने हैदराबाद में क्या किया। तो सरदार पटेल ने कहा क्या किया, कुछ नहीं, दंगे हो रहे थे, पुलिस कार्रवाई कर दी। तो उसे क्या कहा जाता है, पुलिस कार्रवाई कहते नहीं, पुलिस कार्रवाई हो गई। हाँ पूछिए। नहीं, उससे पहले सेना ही नहीं भारत। अरे हमारे पास तो नहीं आ। जो विलय पत्र हुआ है तो उसमें आप ये पूछना चाहते हैं, उसमें मतलब जो कौन सी गोरखा रेजिमेंट भेजी गई थी कबायलियों का दमन करने के लिए? नहीं, ये नहीं। विलय पत्र पर सिग्नेचर हो जाने के बाद में, अरे बाद में सेना भेजी गई थी, एयरफोर्स गई थी सीधे। पहले प्लेन ही उतारा गया था। आप जो है सीधे हम इधर पार्टिकुलर ये पूछ रहे हैं कि कौन सी रेजिमेंट। हाँ नहीं, कोई जानकारी रेजिमेंट की जानकारी कभी ऐसा पूछ देते हैं कि मतलब नहीं, कभी तुम्हें बताने के लिए, कभी भाषण देने में हो जाएगा, कोई एग्जाम में नहीं पूछा गया। तो पता है कि जम्मू कश्मीर अपने में मिल गया। जम्मू कश्मीर जब अपने में मिल गया तो ये समस्या भी क्या रही, ये समस्या हल हुई, पर आधा ही कश्मीर अभी मिला हुआ है, आधा कश्मीर अभी बाकी है। हाँ तुम बताओ।